देखिएगा आप इसके अंदर जैव विविधता संरक्षण की विधियों को जान रहे थे, या यूँ कह सकते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास थे वो अपन जान रहे थे, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास थे वो आपने जान लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को, एक तो अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या सम्मेलन हुए वो आपने जाने थे, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन कौन से थे वो आपने जान लिए थे। अब अपन यहां इसमें चर्चाएं करेंगे राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए, यानी कि देश ने क्या क्या प्रयास किए। तो अपन अपने राष्ट्र के संदर्भ में इनकी बातें करेंगे, तो अपनी जो हेडिंग बनेगी वो है राष्ट्रीय प्रयास, नेशनल एफर्ट्स। राष्ट्रीय प्रयास, नेशनल एफर्ट्स। अब देखिएगा जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय प्रयास किए गए, कब कब वो क्या क्या प्रयास किए गए, उनकी अपन अब यहां चर्चाएं करने जा रहे हैं कि देखिए राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से। नंबर 1, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सन 1952 के अंदर, देखिए ध्यान दीजिएगा, सन 1952 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में IBWL, फुल नेम होगा, इसका नाम याद रखिएगा, वैसे तो फुल नेम होगा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी भारतीय वन जीवन मंडल, भारतीय वन जीवन मंडल। तो ध्यान दें, सबसे पहले सन 1952 ईस्वी में IBWL, फुल नेम क्या है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, भारतीय वन जीवन मंडल की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। कब की गई है? 1952 में, जिसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत ये जो IBWL है इसके अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सन 1952 ईस्वी में IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि भारतीय वन जीवन मंडल की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहला प्रयास भारतीय प्रयासों में अपन देखें तो ये है। वैसे अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अपन जो बाघ परियोजनाएं जो भारत में चल रही हैं उनकी अपन चर्चाएं करेंगे, जैसे कैलाश साखला की अपन बातें करेंगे, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया अपन इसे कहते हैं। तो इन कुछ पॉइंट्सों को अपन इसमें जानेंगे। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग जो सेंटर्स हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिएगा, तो पहला प्रयास तो आपने ये देख लिया कि इंडियन में ये पहला प्रयास है। सेकंड, सन 1955 ईस्वी में, ये 52 में था, सन 1955 ईस्वी में प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से, जान रखिएगा, ईस्वी में प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर, सन 1955 ईस्वी में प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, सन 1955 ईस्वी में, या 1955 ईस्वी से कर देते हैं इसे, सन 1955 ईस्वी से प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक
वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यह भी बायोडायवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। ध्यान रखना 1955 प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है तो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। फिर अपन तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं। देखो नंबर 3, तीसरी अगर अपन बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है। वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है। तो यहां आपने देख लीजिए 3 तो प्रयास अपन ने देख लिए, भारतीय प्रयास क्या क्या किए हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए। चौथा कि जो जीवों से संबंधित जो चीजें हैं जैसे कि सींग है, खाल है, उनके व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिएगा नंबर 4 अगर अपन बातें करें, ऐसी वस्तुएं जो वन्य जीवों से प्राप्त होती है, ऐसी वस्तुएं जो वन्य जीवों से प्राप्त होती है, जैसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे दांत, खाल, जैसे दांत, सींग, खाल इत्यादि। के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5वां अगर अपन प्रयास देखें, देखो 4 प्रयास अपन ने देख लिए हैं, 5वां अपन देखें तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। 5वें पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए, जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, पर्यावरण बचाओ आंदोलन है, जैसे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, वनों में वृक्षों को काटने से, वनों में वृक्षों को काटने से रोकने हेतु चिपको आंदोलन। देखो ध्यान रहे, राजस्थान में भी लगभग 1730 ईस्वी की बात होगी कि यहां पर भी चिपको आंदोलन एक तरह से वृक्षों का रहा, जो कि जोधपुर के समय में था।
पर्यावरण बचाओ आंदोलन, वनों में वृक्षों को काटने से रोकने हेतु चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो था उत्तराखंड का, उत्तराखंड, और ध्यान रहे राजस्थान में भी रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आंदोलन जैसे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, वनों में वृक्षों को काटने से रोकने हेतु चिपको आंदोलन, यानी कि जो कि उत्तराखंड है उसके अपन बात कर रहे हैं, चलाए गए। विभिन्न आंदोलन जैसे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, वनों में वृक्षों को काटने हेतु चिपको आंदोलन चलाए गए। तो देखिए अपन भारतीय प्रयास, या यूँ कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रयास, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि भारतीयों ने कौन कौन से प्रयास किए पर्यावरण के लिए। तो देखो पहला नंबर फर्स्ट, सन 1952 ईस्वी में IBWL इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, भारतीय वन जीवन मंडल की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। सेकंड देखिएगा, सन 1955 ईस्वी से प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुसार वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है। चौथा, ऐसी वस्तुएं जो वन्य जीवों से प्राप्त होती है जैसे दांत, सींग, खाल इत्यादि के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। पांचवा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आंदोलन जैसे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, वनों में वृक्षों को काटने से रोकने हेतु चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में है, ये चलाए गए। तो यहाँ अपन ने 5 पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लिए। आगे के पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। एक बार आप इनको पहले थोड़ा सा नोट कीजिएगा, या ये लास्ट वाला हो सकता है कि ये पॉइंट आपका कट रहा हो, तो इसे एक बार वापस से लिख देंगे नंबर 5 को। एक बार आप इसे नोट कीजिए जैसे। तो देखो अपन इसकी बात कर रहे थे नंबर 5 की, इसको यहीं से लिख देते हैं। नंबर 5, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करने हेतु, प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए गए। के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा, ध्यान रखना, विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न आंदोलन के लिए विभिन्न आंदोलन, जैसे राजस्थान में भी रहा है अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व के अंदर जो आंदोलन रहा था, वो भी एक तरह से चिपको आंदोलन था वृक्षों से, जिसमें करीब 363 लोगों की जो है हत्या हो गई थी। विभिन्न आंदोलन जैसे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन ये चलाया गया। इसके अलावा वनों में वृक्षों को काटने से रोकने हेतु या रोकने के लिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो कि कहाँ का है, उत्तराखंड, अपन इसकी बात कर रहे हैं, चलाए गए। ये देखो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आंदोलन जैसे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, वनों में वृक्षों को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाए गए। अब आप इसे नोट कर लीजिए, यहां से इसे साफ कर देते हैं। तो देखिए अपन ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है 5 प्रयास देख लिए हैं। नंबर 6, छठे एफर्ट्स की अगर अपन बात करें तो राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान,
ये आप ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है कि राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा जंगली, राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा जंगली जीव शरण स्थल बनाए गए, तथा जंगली जीव शरण स्थल बनाए गए। यानी कि ये जैव विविधता को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। ध्यान रखिएगा भाई इसे, अनेक राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी भी अपन चर्चाएं करेंगे। राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा जंगली जीव शरण स्थल बनाए गए हैं। जैसे अगर अपन की बात करें, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, भरतपुर का घना पक्षी विहार। जैसे भरतपुर राजस्थान का, जैसे भरतपुर जो कि कहाँ आता है, राजस्थान में, का घना पक्षी विहार, का घना पक्षी विहार। फिर इसके बाद नंबर 7 देखो, ये सबसे बड़ा प्रयास है जो नंबर 6 अपन देखा है। अब नंबर 7 पे देखें तो ZSI, याद रखिएगा ZSI फुल नेम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या यूं कह सकते हैं भारतीय जंतु संरक्षण विभाग। भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग। नंबर 7 अपन देख रहे हैं ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जंतु संरक्षण विभाग। ये जो संस्था है भारतीय जंतु संरक्षण विभाग, ये संकटग्रस्त, इसका कार्य है, यह है संकटग्रस्त तथा इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाली अन्य प्रजातियों का, यह संकटग्रस्त एवं इस प्रक्रिया में शामिल होने वाली अन्य प्रजातियों यानी स्पीसीज, इस प्रक्रिया में शामिल होने वाली अन्य प्रजातियों, जो अन्य प्रजातियों का अध्ययन करता रहता है, यह संकटग्रस्त एवं इस प्रक्रिया में शामिल होने वाली अन्य प्रजातियों का अध्ययन करता रहता है। ये जो ZSI है, ये क्या कार्य है, ये संकटग्रस्त और इस प्रक्रिया में शामिल होने वाली अन्य प्रजातियों क्या करता रहता है, अध्ययन करता रहता है। और इसी विभाग द्वारा इन जंतु प्रजातियों को करता रहता है, और इधर गया, इसी विभाग द्वारा इन जंतु प्रजातियों की इसी विभाग द्वारा इन जंतु प्रजातियों की, या इन जंतु प्रजातियों कह सकते हैं, इन जंतु प्रजातियों की पहचान के लिए, इन जंतु प्रजातियों की पहचान के लिए इन जंतु प्रजातियों की पहचान के लिए रेड डाटा बुक में इनको सूचीबद्ध किया जाता है। पहचान के लिए रेड डाटा बुक,
रेड डाटा बुक में इनको सूचीबद्ध किया जाता है। बुक में इनको सूचीबद्ध किया जाता है। तो देखिएगा अपन ने जो राष्ट्रीय प्रयास, जो नेशनल एफर्ट्स थे, उसमें अपन ने 7 पॉइंट्स अपन ने इसके डिस्कस कर लिए। अब देखिए कौन कौन सा था। नंबर 5 पे पर्यावरण वाला था, जान लिया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आंदोलन, जैसे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, वनों में वृक्षों को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाए गए। राजस्थान में भी विश्नोई समाज के लिए बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा कार्य किया जाता है, जो कि जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छठा, राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा जंगली जीव शरण स्थल बनाए गए हैं। राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा भाई, राष्ट्रीय उद्यान ये बनाए गए जहाँ की जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए गए। जैसे भरतपुर का है घना पक्षी विहार है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग जिसे अपन कहते हैं। अब देखिएगा ये इसका क्या कार्य है। ये संकटग्रस्त एवं इस प्रक्रिया में शामिल होने वाली अन्य प्रजातियों का अध्ययन करता रहता है। इसी विभाग द्वारा इन जंतु प्रजातियों की पहचान के लिए रेड डाटा बुक में इनको सूचीबद्ध किया जाता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जैसे कि टाइगर जो प्रोजेक्ट है, यानी वो कह सकते हैं बाघ परियोजना है, उनकी अपन बातें करेंगे। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग जो सेंटर है, उनकी अपन बातें करेंगे। एक बार इसे नोट कीजिएगा। तो देखिएगा अपन इसमें राष्ट्रीय प्रयासों को जान रहे थे। राष्ट्रीय प्रयास, नेशनल एफर्ट्स यानी कि प्रयास। कौन कौन से राष्ट्रीय प्रयास थे उसके अंदर अपन ने 7 राष्ट्रीय प्रयास अपन ने जान लिए थे। नंबर 8 अब अपन बात करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण और सफल योजनाएं चलाई गई हैं, ध्यान रखना, जैव विविधता संरक्षण के लिए। कुछ महत्वपूर्ण वे सफल कुछ महत्वपूर्ण वे सफल योजनाएं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण और सफल योजनाएं हैं देखिएगा इसमें। सबसे पहले अगर अपन बात करें, नंबर 1 पे अपन कह सकते हैं बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजना, या आप इसे कह सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट, भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट अपन इसकी बात करें तो इसका प्रारंभ वैसे 1970-73 के अंदर इसमें किया गया था, बाघ परियोजना का। और लेकिन इसमें अगर एक पॉइंट अगर अपन बात करें तो कैलाश सांखला की बात कर लें कि ये है क्यों। देखो बाघ परियोजनाओं को पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे कैलाश सांखला, और ये निवासी थे जोधपुर के। ये जो कैलाश सांखला हैं, इन्हें अपन कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला कहाँ के थे? राजस्थान जोधपुर के थे। इन्हें कहते हैं अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, और इनके द्वारा लिखी गई जो बुक है, जो पुस्तक है, उसका नाम है लैंड ऑफ टाइगर। लैंड ऑफ टाइगर, ये लीजिए।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन इनका जान लिया है। कैलाश साखला, यानी कि बाघ परियोजनाओं में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कैलाश साखला की है, जो कहाँ के निवासी हैं, जोधपुर के निवासी हैं। इन्हें अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी एक बुक है जिसका नाम है लैंड ऑफ टाइगर, ये इनकी बुक है, लैंड ऑफ टाइगर। अब अपन एक एक बाघ परियोजना की बात करें तो उसमें ध्यान रखना, देश की पहली जो टाइगर परियोजना है, देश की प्रथम बाघ परियोजना, अगर देश की प्रथम बाघ परियोजना की बात करें तो वह है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जो कि है नैनीताल, नैनीताल यानी उत्तराखंड। जो ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट पहली बाघ परियोजना देश की, उसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ये अपन को स्पेशली याद रखना है। फिर अगर अपन राजस्थान की बाघ परियोजनाओं की बात करें तो देखिएगा, क्योंकि देश में तो काफ़ी है, करीब इस समय अपन ये कह सकते हैं कि देश में लगभग इस समय 52 बाघ परियोजनाएं हैं, जिसमें से 4 कहाँ हैं, राजस्थान के अंदर। लगभग 52 बाघ परियोजनाओं में से 4 कहाँ हैं, राजस्थान में। जिसमें चौथी बाघ परियोजना जो कि अभी जो लेटेस्ट बनी है, अपन ये कह सकते हैं रामगढ़ विषधारी टाइगर जो परियोजना बनी है, जो कि बूंदी के अंदर है। रामगढ़ विषधारी जो उद्यान था उसके अंदर जो परियोजना बनाई गई है बाघ परियोजना, जो कि सबसे लेटेस्ट है, इसको मिलाकर के राजस्थान में अब 4 बाघ परियोजनाएं हो गई हैं, पहले 3 थी। जो नवीनतम बाघ परियोजना है वो चौथी नंबर की है। अब अपन देखो, बात कर रहे थे बाघ परियोजना, इसमें देश की प्रथम बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। फिर अपन बात कर लें राजस्थान की बाघ परियोजनाएं। राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, तो देखिए इसके अंदर एक एक की अपन बात करें। नंबर ए सबसे पहली जो बाघ परियोजना है राजस्थान की, वो है रणथंभौर। रणथंभौर जो कहाँ है, सवाई माधोपुर। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी परियोजना है, लेकिन यहां पर बाघों की संख्या प्रचुरता से है, इसीलिए इसको अपन यो कह सकते हैं बाघों का घर भी कहते हैं। तो देखिएगा, पहली जो नंबर ए परियोजना अपन देख रहे हैं राजस्थान की बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत, नंबर ए रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है, बाघ परियोजना है। यह कह सकते हैं राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था भाई। ये क्या है, इसके बारे में रणथंभौर में, ये है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, जो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास यहीं आ गया कि ये राजस्थान का क्या है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अपन इसमें आगे कुछ पॉइंट्स कह सकते हैं कि इसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया गया 1955 में। ध्यान रखिएगा, 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1955 ईस्वी कह दीजिए। 1955 ईस्वी के अंदर इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया 1955। देखो ये क्या है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का भी दर्जा दे दिया गया। फिर अगर अपन बात करें, इसे 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, सन 1973-1974 ईस्वी में
बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 1973-74 ईस्वी में इसे बाघ परियोजना के अंदर भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 ईस्वी में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1973-74 ईस्वी में इसे बाघ परियोजना में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। यहाँ अपन ये पॉइंट देख लिए। अपन ये कह सकते हैं 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया। यही लिख देते हैं 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित। तो देखो ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो देखो अपन ने क्या क्या देखा, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ये रणथंभौर वाला, और 1980 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कब घोषित किया गया ये, 1980 के अंदर। ध्यान रखना, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। 1973-74 में इसे बाघ परियोजना में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया गया है इसे, वो किया गया है 1955 के अंदर। ये यूँ कह सकते हैं राजस्थान की बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अंदर आप कह सकते हो ये है राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। ध्यान रखना भाई, ये राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है, जबकि देश की कौन सी है, जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड की है, ये देश की पहली बाघ परियोजना है। और ये जो रणथंभौर सवाई माधोपुर वाली है, ये राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। आप यूँ कह सकते हैं ये राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। भारत की यूँ कह सकते हैं भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना, भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है रणथंभौर वाली। भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाली क्या है, बाघ परियोजना है। अब यूँ कह सकते हैं सबसे कम बाघ परियोजना है, लेकिन इसे भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना, परंतु इसे भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्षेत्रफल इसका कम है, लेकिन यहाँ बाघों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। एक बार आपको भी ध्यान हो कि एक बाघ परियोजना और है, अपन पढ़ेंगे नंबर बी के अंदर, और वो है सरिस्का, यानी जो अलवर के अंदर है। वहाँ पर जब बाघों की संख्या कम हो गई थी तो बाघ जब वहाँ समाप्त हो गए थे, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। जो अलवर वाला जो सरिस्का वाला जो बाघ परियोजना है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो वह रणथंभौर से ही बाघ वहाँ पर जो है शिफ्ट किए गए थे। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। देखो कुछ महत्वपूर्ण और सफल योजनाएं अपन जान रहे थे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट। उसके अंदर अपने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नाम आया अपने पास, कैलाश सांखला, जो कि जोधपुर के हैं, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया अपन कहते हैं। इनकी बुक है लैंड ऑफ टाइगर के नाम से। बाघ परियोजना में बात करें, देश की प्रथम बाघ परियोजना जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। राजस्थान की बाघ परियोजनाओं की अगर बात करें तो नंबर ए लिया है अपने रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में है। ये राजस्थान की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1 नवंबर 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। किसको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 1955 ईस्वी में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। 1973-74 ईस्वी में बाघ परियोजना में इसे शामिल किया गया। यह राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है, भारत की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है, परंतु इसे भारतीय बाघों को क्या कहते हैं अपन, घर भी कहते हैं। फिर अपन देखेंगे नंबर बी, दूसरी जो बाघ परियोजना है नंबर बी पे अपन बात कर रहे हैं, वो है सरिस्का या अलवर। सरिस्का जो कि राजस्थान के किस जिले में आती है, अलवर में आती है। और ये बाघ परियोजना आई है 1978-79 के अंदर।
1978-79 ईस्वी के अंदर इसे बाघ परियोजना में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन और जो 2 बाघ परियोजना है उनकी बातें और अपन इसमें करते हैं। देखो एक बार, तो देखो बाघ परियोजनाओं में 2 बाघ परियोजनाएं आपने जान ली है। पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी रणथंभौर बाघ परियोजना, जो कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, 1980 के अंदर घोषित कर दिया गया। वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसे घोषित कर दिया गया और बाघ परियोजना भी इसके अंदर प्रारंभ है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी बाघ परियोजना है देश की, लेकिन इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है क्योंकि बाघों की संख्या बहुत अच्छी है। फिर अपने नंबर बी इसमें जाना है सरिस्का। सरिस्का जो कि अलवर के अंदर है, इसे 1978 या 1979 के अंदर 1978 या 1979 के अंदर इसे बाघ परियोजना के अंदर शामिल किया गया। अब नंबर सी अपन बात कर रहे हैं। नंबर सी पर है अपने पास मुकुंदरा हिल्स, जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। मुकुंदरा हिल्स ये भी बाघ परियोजना है, जो कि कोटा, चित्तौड़गढ़ इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये क्या होता है, शामिल होता है। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ध्यान रखना, कितना बताया मैंने डेट, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यानी ये जो मुकुंदरा हिल्स कोटा वाला है, चित्तौड़गढ़ भी इसके अंदर आता है, इसे 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान भी क्या किया गया है, घोषित किया गया है। यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जैसे रणथंभौर है वो भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान क्या है, घोषित किया गया। और 11 अप्रैल 2013 को 11 अप्रैल 2013 को तीसरी बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया। 13 को इसे बना लिया गया है तीसरी बाघ परियोजना। तो ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल्स या कोटा और चित्तौड़गढ़ का जो कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया। 11 अप्रैल 2013 को तीसरी बाघ परियोजना इसको जो है मान लिया गया है, जो कि यहाँ है। अब इसके बाद नंबर डी, जो कि लेटेस्ट नई बाघ परियोजना है, जो कि अभी आई है, और वो है अपने पास रामगढ़ विषधारी। रामगढ़, देखो ध्यान रखना, 4 बाघ परियोजनाएं राजस्थान के अंदर हो गई है। पहले 3 थी, लेकिन नई बाघ परियोजना कौन सी आई है, रामगढ़ विषधारी परियोजना जो बाघ की आई है। रामगढ़ विषधारी टाइगर परियोजना या बाघ परियोजना, बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट, ये लेटेस्ट नई वाली जो है वो परियोजना है। और ये कहां पर है, ये है बूंदी में। ये है कहां पर, अपने पास बूंदी का है। देश की ये 52वीं, ध्यान रखिएगा, देश की तो ये 52वीं एवं राज्य की चौथी, देश की 52वीं एवं राज्य की चौथी बाघ परियोजना है।
देश की 52वें नंबर की है, यानी कि 52 परियोजनाएं पूरे देश में चल रही है, जिसमें देश की सबसे पहली जो बाघ परियोजना है वो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड की। और राजस्थान की अगर पहली बाघ परियोजना की बात करें तो वो है रणथंभौर वाली बाघ परियोजना। और ये जो है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना, ये देश की 52वीं है और राज्य की यानी राजस्थान की ये कौन सी है, चौथी बाघ परियोजना है। इसके लिए लगभग अगर अपन इसकी बात करें कि कितना क्षेत्रफल प्रस्तावित है तो देखो इसके लिए 1050 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल प्रस्तावित है का क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल इसके लिए क्या है, प्रस्तावित है। ये जो बाघ परियोजना है, ये जो चौथी जो रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बनी है, इससे सबसे अच्छा जो लाभ मिलेगा वो लाभ या फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा रणथंभौर बाघ परियोजना को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर बाघों की संख्या अधिक है, तो वहां से बाघ जो है यहाँ शिफ्ट करने क्या रहेगा, आसान रहेगा। यानी इससे रणथंभौर बाघ परियोजना को लाभ होगा, आप कह सकते हैं इससे रणथंभौर बाघ परियोजना लाभान्वित होगी। इससे रणथंभौर बाघ परियोजना कैसी होगी, लाभान्वित होगी, ये इससे लाभ होगा। तो देखो यहाँ अपन ने बाघ परियोजनाएं जान ली हैं। तो देखिए देश के अपन ने जो राष्ट्रीय जो प्रयास थे उसके अंदर प्रयासों के अंदर अपन नंबर 8 में पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण वे सफल योजनाएं, जिसमें अपन ने सबसे पहले जो सफल योजनाएं जानी है वो है बाघ परियोजनाएं, जो अपन ने जान ली है चारों बाघ परियोजनाएं राजस्थान की। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसमें नंबर 2 अपन बात कर लेंगे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग तथा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये वही जो लेटेस्ट जो बाघ परियोजना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो चौथी बाघ परियोजना है जो कि रामगढ़ विषधारी, वहाँ ये परियोजना लागू की गई है और ये बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है और देश की 52वीं है और राज्य की चौथी है। अब नंबर 2 देखो, नंबर 2 पर बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल ब्रीडिंग तथा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग तथा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग तथा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये जो मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है मगरमच्छ और घड़ियालों के, ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ वे घड़ियालों के संरक्षण हेतु मगरमच्छ, ये जो प्रोजेक्ट है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग तथा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये मगरमच्छ वे घड़ियालों के संरक्षण हेतु 1975 में, सन 1975 ईस्वी में शुरू किया गया और काफ़ी अच्छे से ये प्रोजेक्ट क्या है, सफल है। तो देखो यहाँ अपन ने जो राष्ट्रीय प्रयास थे वो अपन ने जान ली है। अब अपन कुछ जो बायोडाइवर्सिटी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ अपन जो है कोरल लीफ है उसके बारे में और पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।